एस वेल फिफ्थ सेमेस्टर 2023 में जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, किसका? इकोनॉमिक्स का। इसकी आपकी कौन सी इकोनॉमिक्स है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया के यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। विद पीडीएफ के साथ में आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर करना मत भूलना। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से सिर्फ हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कट करके बिल्कुल मत देखना, क्योंकि यार ये जो पीडीएफ मैंने बनाई है ना आप लोगों के लिए काफी मेहनत लगी और आपके स्पेशल डिमांड के ऊपर ही मैंने ये पीडीएफ बनाई है। तो प्लीज रिक्वेस्ट इतनी है कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर देना और अपने भाई के लिए, अपने टीचर के लिए मानते हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए दोस्तों, मैं यहां पर है आपकी पीडीएफ बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फिफ्थ इकोनॉमिक्स की यूनिट फर्स्ट, क्या कह रहा हूं, यूनिट फर्स्ट में आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर। आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर उसके आपको पीडीएफ मिल जाएगा। प्लीज दोनों को जाकर अच्छी तरह देख लेना, शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना। उसकी वीडियो आई बटन पे पॉप अप होकर लिंक आ गया होगा, जाकर आप लोग देख लेना। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ में आपका सेकंड यूनिट डिस्कस करने वाले, जिसके अंदर हमने रखा है मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट्स। ठीक है दोस्तों, और ये मेरी पीडीएफ है, प्लीज रिक्वेस्ट है हो सके जितना ज्यादा इसे शेयर करना। ठीक है, यूनिट 2 आपकी यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 2 के अंदर हमने जो आपकी जो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें बनेंगी, लाइक जैसे जीडीपी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय मतलब जीडीपी क्या है, प्रति व्यक्ति कौन कौन सी कंट्रीज है जो जीडीपी के मामले में सबसे ऊंची है, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 15 मार्क्स का। दोस्तों क्या कह रहा हूं, 15 मार्क्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व, और इसके बारे में काफी सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। गैर आर्थिक और पूंजी निर्माण मैंने यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहला टॉपिक के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहला टॉपिक आपका इसके अंदर क्या निकाल कर आता है, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके अंदर आपको चीजें समझनी पड़ेगी, चीजें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्ट समझाने से कुछ नहीं होगा, चीजों को धीरे धीरे पढ़ना सीखो। ये इकोनॉमिक्स है, जितना आप इसे पढ़ोगे, जितना आप इसे लिखकर प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज्यादा आपकी इकोनॉमिक्स में पकड़ अच्छी बनेगी। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक विशिष्ट समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। मतलब जो भी हमारा देश है, भारत के अंदर, हमारे भारत के अंदर जितनी भी एक समय अवधि यानी एक साल, एक महीना, 30 दिन, जितनी भी वस्तुएं ये सेवाएं उत्पादित होती है, उनका मौद्रिक मूल्य, उनका टोटल वैल्यू क्या है, उनकी वैल्यू क्या रखी गई है, बेसिक उससे है क्या, जीडीपी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जीडीपी का ये मतलब है। आगे पढ़ते हैं, किसी देश को मापने का सबसे अच्छा तरीका है सकल घरेलू उत्पाद। बिल्कुल, जीडीपी को ही मापेंगे तब जाकर हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में, देश के बारे में, हमारे भारत के बारे में पता चलेगा कि हमारी अर्थव्यवस्था किस कंडीशन में है। ठीक है, चलिए, अर्थव्यवस्था जीडीपी देश में सभी लोगों और कंपनियों द्वारा उत्पादित हर चीज का कुल मूल्य है। बिल्कुल, हर चीज का कुल मूल्य क्या मतलब है यहाँ पर भाई, कोई भी एक पर्सन हुआ, ठीक है, प्लस कोई भी एक कंपनी हुई, इन दोनों के द्वारा, कंपनी है, कंपनी क्या करती है, प्रोडक्शन कर रही है, इनकम कमाती है, प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, सरकार को टैक्स दे रही है। पर्सन भी क्या कर रहा है, पर्सन जीएसटी पे करता है, जीएसटी टैक्स पे करता है ना, वस्तुओं की खरीद और सेवाओं की खरीद पर जीएसटी पे करता है। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या जा रहा है, गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है। तो यहां पर एक पर्सन के थ्रू और एक कंपनी के थ्रू हमारी जीडीपी के अंदर क्या योगदान मिल रहा है, उसको भी हम जीडीपी में कंसीडर करते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये इस चीज में बात हो रही है। ओके दोस्तों, चलिए बात करते हैं आगे चीजों के बारे में, और आगे क्या लिखा वो पढ़ते हैं। क्या बोला, सकल घरेलू उत्पाद में सभी निजी और सार्वजनिक खपत, निवेश, सरकारी परिव्यय, निजी माल, भुगतान की गई निर्माण लागत और विदेशी शामिल है। मतलब क्या भाई, इसमें जरूरी नहीं है कि भाई वो चीज गवर्नमेंट की हो, वो चीज हमारी अपनी हो, बिल्कुल नहीं। हर एक गवर्नमेंट की चीजों का, जो भी हम सरकारी अगर अफसर है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, किसी भी तरीके से अगर हम निवेश कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कोई चीज खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, हमारा कोई संपत्ति है, वो सारी चीजें कंसीडर करी जाती है जीडीपी के अंदर, एक प्रति व्यक्ति आय के अंदर कंसीडर की जाएगी कि भाई अगर एक पर्सन है, कोई भी पर्सन है, उसके पास में उसका अपना अच्छा मकान है,
3-4 मंजिल का, अच्छी 2-3 गाड़ियां है, अच्छी इनकम का सोर्स है, 2-3 इनकम का सोर्स है, अच्छी नौकरी कर रहा है, तो उसके थ्रू देखा जाएगा कि भाई हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उसके थ्रू कितना क्या मिल रही है, हेल्प मिल रही है। तो सारी चीजें कंसीडर करी जाती है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, हम इसे प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी देखते हैं, जैसे आप अभी यहां पर हम नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, व्यापार और संतुलन का सीधे शब्दों में कहे, जीडीपी किसी देश की समग्र आर्थिक गतिविधि का एक व्यापक माप, मतलब हमारे देश के अंदर जितनी भी आर्थिक गतिविधि होती है उसका एक व्यापक रूप है क्या, जीडीपी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी के साथ सकल घरेलू उत्पाद की तुलना की जा सकती है। जो भी हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है उसकी तुलना किस पर की जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से करी जा सकती है, जो विदेशों में रहने वाले लोगों सहित अर्थव्यवस्था के नागरिकों के समग्र उत्पादन को मापता है। भाई जीएनपी, भाई विदेश में भी जो हमारे दो लोग रह रहे हैं, हमारे यहाँ से एमएनसी कंपनीज खुली हुई है, ठीक है, विदेशों में हमारे ऐसे वर्कर्स भेजे जाते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, एमईए में जो काम करते हैं उनको भेजा जाता है, तो उनकी इनकम भी हम अपने ही देश में जोड़ते हैं, उनका भी समग्र उत्पादन हम अपने देश में ही करेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर, हमारे भारत के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए, जबकि विदेशों द्वारा घरेलू उत्पादन को बाहर रखा जाता है। बिल्कुल, जो भाई अब विदेश से जो भी माल आता है हमारा, हम उसको बाहर रखते हैं, क्योंकि वो इनकम बाहर जा रही है। भाई विदेश से कोई माल हम खरीद रहे हैं, हम इंडिया वाले, मान लो अमेरिका से कुछ खरीद लिया इंडिया वालों ने, तो इनकम तो अमेरिका वालों के पास जा रही है ना, लेकिन उनका माल हमारे पास आ रहा है ना, तो उस चीज को हम कंसिडर नहीं करते हैं जीएनपी या फिर जीडीपी में। ठीक है, चलिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर कोई आपसे पूछे अगर कोई बाहर से माल आ रहा है तो वो क्या हमारी जीडीपी में कंसिडर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इनकम अमेरिका वालों की है और हमारे पास में सिर्फ हमारा माल आया है, दैट्स इट। ठीक है, हालांकि जीडीपी की गणना आमतौर पर वार्षिक आधार पर की जाती है, यानी पूरे साल के बाद में की जाती है। ठीक है, चलिए, अब हम पढ़ते हैं प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति जीडीपी भी हम इसे बोल सकते हैं, नहीं, व्हाट इज द जीडीपी पर कैपिटा। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद एक देश के कुल उत्पाद का एक उपाय है जो लेता है सकल घरेलू उत्पाद और इस देश में लोगों को संख्या से विभाजित करता है। चलिए, कोई समझने वाली चीज नहीं है, आराम से नॉर्मल भाषा में मैंने लिखा था कि आप लोग सब चीज समझ जाओ। प्रति व्यक्ति जीडीपी आर्थिक प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है और औसत जीवन स्तर और आर्थिक भलाई की क्रॉस कंट्री तुलना करने के लिए क्या बोला है, आगे पढ़ते हैं, के लिए एक उपयोगी इकाई है। बिल्कुल भाई, हम दूसरे देश से क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं हमारे देश के, तो एक बहुत ही अच्छा क्या है, फैक्टर है जीडीपी। ठीक है, पर कैपिटा में से बोल सकते हैं जीडीपी को। ठीक है, एक देश से दूसरे देश की तुलना करते समय प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, या फिर हम इसे बोल सकते हैं प्रति व्यक्ति आय, इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, विशेष रूप से उपयोगी होता है क्योंकि यह देशों के समग्र प्रदर्शन को दर्शाता है। बिल्कुल भाई, एक पर्सन या फिर सभी पर्सन की जो इनकम है, जो वो कमा रहे हैं, जो भी अपने देश के अर्थव्यवस्था में वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको कंसीडर करा जाता है अदर कंट्री से कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, यहां पर बात में बोली गई है। चलिए, आगे बात कर लेते हैं। बहुत ही लो, मतलब क्या, मतलब इतनी आसान भाषा में लिखा है कि आप लोग आसानी से समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं रहने वाली है। अगर मैं बात करूं टॉप 5 कंट्री जीडीपी के मामले में, ठीक है, जीडीपी के मामले में टॉप 5 कंट्री अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो पहली आती है आपकी कतर, लक्समबर्ग, सिंगापुर, ब्रुनेई और आयरलैंड, और 6 नंबर पे है आपकी अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेता, आगे टॉपिकों के बारे में। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ये क्वेश्चन आपका पूरा 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, या तो और में पूछा जाएगा या फिर घुमा फिरा के पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जरूर जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए, फिर 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनेगा, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व क्या है, इसके बारे में हम जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी, बाकी पॉइंटों को तो यूं ही समझ सकते हैं आप, कोई भी इसमें समझाने वाली बात नहीं है इस यूनिट में। ठीक है,
प्रत्येक देश के आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि में कुछ ऐसे तत्व विद्यमान होते हैं जिन पर उस देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। बिल्कुल भाई, हर एक देश के अंदर, हर एक अर्थव्यवस्था के अंदर, हर एक इकोनॉमिक के अंदर कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो भाई हमारे देश की इकोनॉमिक को बताता है। ठीक है, आमतौर से इन तत्वों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया हमारे देश में। भाई दो प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है, एक तो आर्थिक, चलिए, एक तो गैर और एक आर्थिक, गैर आर्थिक। ठीक है, प्रधान चालक तत्व एवं अपूर्वक तत्व, आर्थिक एवं गैर आर्थिक तत्व। ठीक है, प्रधान चालक अथवा प्राथमिक तत्व वे तत्व होते हैं जो उस देश के आर्थिक विकास के कार्य को प्रारंभ करते हैं। मतलब प्राथमिक तत्व, कोई प्राथमिक तत्व कैसे, हमारे अगर एग्जांपल लो, पेट्रोलियम ले लो भाई, पेट्रोलियम प्रकृति की देन है, तो ये प्राथमिक तत्व है हमारे पास। ध्यान रखना, प्रकृति की देन है तो ये हमारे पास में प्राथमिक तत्व है। ठीक है, जो हमारे विकास के प्रारंभ में स्टार्ट है, प्रारंभ में ही से शुरू चलता हुए आ रहे हैं ये। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। विकास की नींव वास्तव में इन्हीं तत्वों पर रखी जाती है। प्रधान चालक तत्व के माध्यम से जब विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तो कुछ अन्य तत्व इनकी तीव्रता प्रदान करते हैं। भाई जो भी प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं उनको बूस्ट देने के लिए हमारे कोई और से फैक्टर बनाए गए जो है हमारे आर्थिक और गैर आर्थिक तत्व। ठीक है, वास्तव में इन्हें ही अपूर्वक तत्व अथवा गुण अथवा सहायक तत्व भी कहा जाता है। हम इन्हें गुण अथवा सहायक तत्व भी कह सकते हैं क्योंकि हमें ये बूस्ट दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार प्राथमिक तत्व विकास की आधारशिला है जबकि अपूर्वक तत्व आर्थिक विकास को गति प्रदान करते हैं। बिल्कुल, अब देखिए एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। अभी आप लोगों ने 5th सेमेस्टर में आपके एडमिशन हुए नहीं, आप लोग पढ़ना चाहते हो। ठीक है, आप लोग पढ़ना चाहते हो, मैं आपको अपने नोट्स दे रहा हूं, पीडीएफ नोट्स यूट्यूब के थ्रू आपको फ्री में मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आपको फ्री में मैं पढ़ा रहा हूं, पीडीएफ नोट्स दे रहा हूं। आप लोग इनको थ्योरी वाइज पढ़ोगे, समझोगे कि भाई उस चैप्टर में, उस यूनिट में बोला क्या गया है। ठीक है, दूसरा, जब आपके एग्जाम पास में आएंगे तब मैं आपको दूंगा 10 ईयर्स। तो वैसे ही आपके प्राथमिक कारक क्या हुए, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्राथमिक कारक क्या हुए, आपके नोट्स, एंड एग्जाम में और भी अच्छे मार्क्स बूस्ट करने के लिए क्या हुए, आपके 10 ईयर, जिससे आपकी बनेगी प्रैक्टिस। तो इस चीज को आपको यहां पर कंसीडर करके चलना है, इस ऐसे इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमिक एक ऐसी सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अपनी लाइफ से रिलेट करोगे और बहुत ही आसान होता है इनमें आंसर बनाना। रियल बोल रहा हूं, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्थिक एवं गैर आर्थिक तत्व। ठीक है, आर्थिक और गैर आर्थिक तत्व में सबसे पहले पढ़ता है हम आर्थिक तत्व क्या होते हैं। आर्थिक तत्व में क्या है, हमारे प्राकृतिक साधन, बहुत आसान है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक साधन जो भी हमें प्रकृति से मिले हैं, तेल है, पेट्रोलियम है, कोयला, ये सारे, और ये अगर आप कंसिडर करो तो ये हमारे प्राथमिक साधन हो सकते हैं। ठीक है, हमारे प्राथमिक साधन हो सकते हैं कैसे भाई, पेट्रोल है, पेट्रोल बह रहा है, मान लो पेट्रोल हमें मिला, लेकिन पेट्रोल को लोगों की गाड़ी में पहुंचाने के लिए, लोगों की गाड़ियों में पहुंचाने के लिए, बाइक में पहुंचाने के लिए, कार में पहुंचाने के लिए मानव संसाधन का निर्मित हुआ। तो मानव ने क्या किया, पेट्रोल पंप बना दिए, पेट्रोल पंप बना दिए, गाड़ियां बना दी जिसका उस पेट्रोल का यूज हो सके। तो उस पेट्रोल को क्या मिला, बूस्ट मिला। अब उस पेट्रोल को बूस्ट मिला किसके थ्रू, हमारे गाड़ियों के थ्रू, हमारे पेट्रोल पंप के थ्रू। पेट्रोल पंप और गाड़ियों के थ्रू क्या हुआ, देश की इनकम बढ़ी, देश की इनकम बढ़ी ना, इनकम बढ़ी तो हमारा देश क्या होगा, कंसीडर करा जाएगा दूसरे देशों से। तो हमारे देश की जीडीपी क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। जीडीपी क्या कर रही है दोस्तों, ग्रोथ कर रही है। देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो रिक्वेस्ट है लाइक करते चलना, चैनल को सब्सक्राइब करते चलना और शेयर जरूर कर देना ज्यादातर। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो मानवीय और प्राकृतिक साधन समझ में आ गया आपको? समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, एक कमेंट जरूर कर देगा। पूंजी संचय एवं पूंजी निर्माण, आप लोग पूंजी निर्माण के लिए क्या कर सकते हो, पूंजी निर्माण के लिए क्या करोगे, बिजनेस करोगे अपना भाई, खुद का बिजनेस ही करोगे ना, है ना, या फिर इन्वेस्टमेंट करोगे, किसी अलग चीजों की अलग अलग चीजों पर इन्वेस्टमेंट करोगे, पूंजी निर्माण हो गया। उद्यमशीलता ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये हो सकता है जब आपका एक लास्ट क्वेश्चन बनता है ना, 8वां क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको बोला जाता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणियां कीजिए, तो इस पर से एक टिप्पणी आ सकती है आपकी 5 नंबर की। ठीक है, इसी पीडीएफ के अंदर मैं आपको 20-25 नंबर का क्वेश्चन बता दूंगा जिनमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो उद्यमिता के बारे में हम पढ़ेंगे।
ठीक है, पूंजी निर्माण हो गया। आपको क्या पढ़ना है, तकनीकी उद्यमिता के बारे में आपको यहां पर पढ़ना है। किसी देश का आर्थिक विकास वहां उपलब्ध सहायक योग्यता से प्रारंभिक प्रभावित होता है, क्योंकि विज्ञान एवं तकनीक के आविष्कार आर्थिक विकास के आधार अवश्य हैं, लेकिन ये निर्जीव साधन है और उनका सक्रिय बनाने के लिए नेतृत्व अथवा सही क्षमता की आवश्यकता होती है। उद्यमिता का मतलब यहां पर एक हो गया बिजनेसमैन। हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं बिजनेसमैन। देखिए, कोई भी प्राकृतिक साधन है, उसको चलाने के लिए किसकी जरूरत है, इंसान की, मनुष्य की। मानवीय साधन है, उनको भी चलाने की किसकी जरूरत है, मनुष्य की। अगर पेट्रोल पंप आप खोल रहे हो तो पेट्रोल पंप से पेट्रोल तो अपना आप निकल के गाड़ी में नहीं चले जाएगा, आप लोगों को जान डालना पड़ेगा। तो भाई जो वो काम कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, जो उस चीज का आविष्कार भी किया, उसने उस चीज को इंप्लीमेंट भी किया अर्थव्यवस्था के अंदर, तो वो क्या हो गया, हमारा उद्यमिता हो गया। ठीक है, बिजनेसमैन आप इसे यहां पर बोल सकते हो। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं गैर आर्थिक तत्व। दूसरा क्या है, तकनीकी प्रगति एवं नव परिवर्तन। बिल्कुल भाई, जैसे 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 मानव शिक्षित होता चले जाएगा, हमारे देश के अंदर और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी आती चली जाएगी। जैसे पैंडेमिक के बाद में, हालांकि गूगल पे, फोन पे सब पैंडेमिक से पहले आ चुके, लेकिन इनको बूस्ट कैसे मिला, इनको बूस्ट कैसे मिला पैंडेमिक में। पैंडेमिक में क्योंकि सारे लोग अपने घर में रहते थे, कोई भी जिसको अगर भाई पैसे भेजने थे, कुछ भी करना होता था, या फिर कोई सामान भी खरीदना होता था, तो कैशलेस ट्रांजैक्शन होती थी, कैशलेस ट्रांजैक्शन होती थी। तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भारत पे, इनको बूस्ट कब मिला, पैंडेमिक में से। ठीक है, तो ये क्या हुई, हमारी टेक्नोलॉजी में नव परिवर्तन आया। ठीक है, और अब आप लोग देखोगे आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपको डिजी लॉकर पर सेफ मिल जाती है, आप उन्हें सेफ रख सकते हो, आप कभी उनको भूल नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वो आपसे लिंक होती है आपके आधार कार्ड से। तो वो क्या हुआ, उसका डिजिटलाइज तो हुआ। हमारी टेक्नोलॉजी तो बूस्ट कर रही नहीं कर रही, टेक्नोलॉजी बूस्ट कर रही है नहीं कर रही, कर रही है ना। अब लास्ट एक पॉइंट है आर्थिक कारक में, विदेशी पूंजी। विदेशी पूंजी का आपको यहां पर समझना जरूरी है। ये भी आपका एक 5 नंबर का आ सकता है, जिसका मैंने नीचे आंसर दे दिया, आप लोग देख सकते हो। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि इसमें एक्चुअल में है क्या। पूरा समझना जरूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्ट में समझो, ताकि आप लोग इनके आंसर खुद अच्छे से बना सको। ठीक है, विदेशी पूंजी का क्या मतलब है भाई साहब, विदेशी पूंजी का मतलब ये है कि अगर कोई माल है हमारे देश में बन रहा है, हमने अदर कंट्री में एक्सपोर्ट किया, अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां से क्या आ रही है, इनकम आ रही है, हमारे पास आ रही है नहीं आ रही। दूसरा, अदर कंट्रीज वाले क्या देखेंगे कि यार इंडिया कच्चे माल का बहुत बड़ा उत्पादक है। यस, हमारा देश पहले भी, अभी भी 1800, 1900, 1700 शताब्दी में, 1700 में भी, 19वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, हर टाइम हमारा देश, हमारा भारत क्या था, कच्चे माल का बहुत बड़ा उत्पादक था। तो भारत के लिए, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना अगर भारत से प्यार करते हो तो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारे देश की इनकम बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, विदेशी पूंजी हमारे देश में आ रही है नहीं आ रही, विदेशी पूंजी हमारे देश में आ रही नहीं आ रही। तो विदेश वाले क्या करेंगे, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, हमारे देश में कंपनियां खोलेंगे। अगर जैसे हमारे देश में कंपनियां खोलेंगे तो क्या होगा, हमें रोजगार प्राप्त होंगे। ठीक है, क्योंकि बाहर से तो लोग आएंगे नहीं, क्योंकि बाहर वाले तो इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन अगर वो देश हमारे भारत में कंपनी खोल रहे हैं, तो भारत के लिए क्या चाहिए भाई, हिंदी। ज्यादातर 90% लोग हमारे भारत में हिंदी बोलते हैं, 90%, क्योंकि आती तो मैं क्या बोलता हूं, मैं आपको बोल रहा हूं 50% लोगों को इंग्लिश आती है, 50% लोगों को इंग्लिश आती है। और केरल में तो 100% लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। साउथ इंडिया में ज्यादातर लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो साउथ इंडिया में अगर उन्होंने कंपनी खोली, तो वहां पर हुए इंग्लिश के लोग, तो आकर चाहे जो भी कंपनी खोल रहे तो इंग्लिश वाले अपने इंग्लिश वर्कर दे सकते हैं। बट अगर नॉर्थ इंडिया में खोलेंगे तो वहां पर आपको हिंदी चाहिए। तो हिंदी के लिए क्या होगा, हमारे देश के वर्कर्स को वहां पर जॉब मिलेगी उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग। ठीक है, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, रोजगार बढ़ रहा है, हमारी इनकम बढ़ेगी, रोजगार भी तो बढ़ा, हमारे साथ में इनकम बढ़ी। अब हमारी इनकम बढ़ी, हम ग्रोथ करेंगे, तो हमारा देश भी तो, हमारा प्यारा भारत भी तो ग्रोथ करेगा। ये भी तो सोचिए आप लोग, है ना। ये सारी चीज आपको कंसिडर करके चलनी है। इकोनॉमिक्स इतना मस्त सब्जेक्ट है ना, पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत मजा आता है, मैं सच बोल रहा हूँ। चलिए, गैर आर्थिक तत्व के बारे में बात कर लेते हैं। गैर आर्थिक तत्व कौन से होते हैं, सामाजिक एवं संस्थागत। समाज से आपको नहीं पता कि भाई समाज में क्या चल रहा है, लोगों की कैसी सोच है, लोग हर चीज के बारे में, एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपसी भाईचारा है, क्या
भाई प्रेम है, क्या बोलचाल है, ये चीजें भी हमारे देश को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करती है, मदद करती है। ठीक है, कि देखो क्या होता है, पहले क्या होता था भाई, लेडीज जो भी हमारी महिलाएं होती थी उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिए जाते थे। ठीक है, कानून बने, लॉ बने, क्या हुआ, लेडीज भी पढ़ने लगी, उनको आरक्षण मिल गए। ठीक है, जो दलित जातियां थी उनको भी आरक्षण मिल गए, वो भी आगे बढ़ने लगे भाई, वो भी पढ़ने लगे, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर बनने लगे, वो भी बिजनेस करने लगे। तो इससे क्या हुआ, हमारे साथ हमारे देश को बूस्ट मिल गया, सामाजिक कारण से हमारे देश को बूस्ट मिल गया। क्योंकि अब सामाजिक कारण उत्पन्न कैसे हुए, क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं थे, पहले लोग एजुकेटेड नहीं थे, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए, उन्होंने संविधान का निर्माण किया, बहुत सी सारी चीजें इंप्लीमेंट की, तो उन चीजों लोग क्या हुआ, एजुकेट होने लगे, लोग एजुकेट हो गए तो लोगों के पास में रोजगार भी आने लगा, हमारी महिलाएं पढ़ने लगी, हमारी बच्चियों को भी पढ़ने का अधिकार दिए गए। आज भी देखो ज्यादातर आईएएस ऑफिसर्स में भी आपको हमारी लड़कियां मिल जाएगी, हमारे देश के ना। तो हमारे देश की लड़कियों के लिए लाइक जरूर कर देना, और लड़कियां जितनी भी इस वीडियो देख रही है आप तो लाइक करके जरूर जाना। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सामाजिक तत्व प्रभावित हो रहा है, नहीं कर रहा, हमारे अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि हर चीज से भाई साहब हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारा अर्थव्यवस्था ग्रोथ कर रही है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है। देखिए, एक चीज है क्या, स्थित और कुशल प्रशासन। प्रशासन देश की अर्थव्यवस्था के अंदर, क्या कह रहा हूं, देश की अर्थव्यवस्था के अंदर अगर कानून प्रशासन अच्छी बनी रहेगी तो लोगों में आपसी भाईचारा बना रहेगा। ठीक है, ज्यादा क्राइम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि देख ये बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा क्राइम बढ़ता है ना उतना ज्यादा हमारा अर्थव्यवस्था पर, हमारी इकोनॉमिक पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, महंगाई का दौर आ जाता है, मंदी का दौर आ जाता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना आप लोग, कि अगर जहां पर कानून व्यवस्था, कानून प्रशासन अच्छी नहीं होती वहां पर ये चीजें होती ही होती है। ओके दोस्तों, एक है अंतरराष्ट्रीय दशाएं। अंतरराष्ट्रीय दशाएं, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पर भाई क्या चल रहा है भाई, जैसे कोई वर्ल्ड वॉर हो गया, किसी जैसे अभी यूक्रेन और यूरोप के बीच में युद्ध हो रहा था, तो उससे ना हमारे देश पे भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था, ये बात ध्यान रखना आप लोग। उससे भी हमारे देश में महंगाई भी बढ़ी थी, बहुत सी चीजों का इंपैक्ट पड़ा था। तो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पे भी जो भी काम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस पर भी हमारे एक इकोनॉमिक पर, प्रत्येक इकोनॉमिक यानी हर एक देश की इकोनॉमिक पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसके अंदर हमारे पास में जितने भी है, यहां पर आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंप्लीट तरीके से तैयार हो चुका है। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, वीडियो अच्छी लग रही तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जाना। ठीक है, चलिए, और बाकी फिर भी डाउट रहता तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, यूआरएल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। अगला पॉइंट आपका निकल कर आता है पूंजी निर्माण, कैपिटल इंफॉर्मेशन क्या है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें बचत व निवेश के द्वारा पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है। पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है भाई, हम एक पर्सन है, क्या कोई पर्सन है, मान लो 100 रुपए उसकी इनकम है, 100 रुपए इनकम है, 80 रुपए खर्च कर रहा, 20 रुपए बचा रहा है। ठीक है, उसकी पूंजी स्टॉक में, पूंजी स्टॉक किया उसने। दूसरा, अब 20 रुपए में से, अब मान लो उसने एक महीने तक 20 रुपए बचाए, एक महीने में 20 रुपए के हिसाब से 600 रुपए हो गए। अब 600 रुपए में से एक महीने में उसने क्या करा, 600 रुपए में से 400 रुपए उसने अपने पास बचत में रखे, 200 रुपए की उसने इन्वेस्टमेंट कर दी। तो 200 रुपए की इन्वेस्टमेंट भी करी उसने, उसकी पूंजी में दोबारा स्टॉक बढ़ गया, बढ़ा नहीं बढ़ा, तो पूंजी निर्माण कहलाती है। वही अपनी बचत और निवेश के द्वारा हम अपने पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, हमारी क्या कहलाएगी, पूंजी निर्माण कहलाएगी, क्योंकि हमारे पास में नई पूंजी आ रही है तो हम उसका निर्माण ही तो कर रहे हैं। हमारे बुरे टाइम के लिए, हमारा जब मंदी का दौर आएगा, किसी भी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, सिंपल सी बात। ठीक है, आधुनिक आर्थिक विकास का मूल आधार पूंजी है, बिल्कुल मूल आधार ही पूंजी, अगर पूंजी नहीं तो कुछ भी नहीं। आप लोग भी जानते हो आज के टाइम पे भैया, नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, और पैसा नहीं तो इज्जत नहीं, ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते हो। ठीक है, सभी अच्छे स्टूडेंट हो आप लोग। भारतीय योजना आयोग के अनुसार किसी भी देश का आर्थिक विकास पूंजी की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है। बिल्कुल, अगर भाई बिजनेसमैन के पास में अगर पूंजी ही नहीं होगी,
या फिर कोई पर्सन है वो उसके पास में रोजगार ही नहीं होगा तो वो पूंजी कमाएगा कैसे, अपनी आय बढ़ाएगा कैसे, खाएगा कैसे। ये चीजें निर्भर करती है आर्थिक विकास पर। ये बात आप लोग ध्यान रखना। इतनी मतलब कह रहा हूं इतनी आसान भाषा में मैंने आपको यहाँ पर लिखा है कि इसी भाषा के अकॉर्डिंग आप लोग अगर पेपर में लिखा होगा ना, गारंटेड आपका जो भी एग्जामिनर होगा आपको अच्छे मार्क्स देगा और आपके परसेंटेज भी आपकी अच्छी बनेगी, आपकी सीजीपी भी अच्छी ही बनेगी। ठीक है। आय एवं रोजगार के अवसरों की वृद्धि तथा उत्पादन की पूंजी पूंजी के अधिकाधिक निर्माण में निहित है। बिल्कुल अभी समझा चुका हूं। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण नहीं होता तो वह देश अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकता। बिल्कुल, किसी देश के पास में पूंजी नहीं है, लाइक भूटान, उसके पास में पूंजी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं है, तो वहां पर वो विकास कैसे करेगा? बिल्कुल विकास नहीं कर सकता है वो देश। ठीक है। चलिए, इस प्रकार यदि पूंजी निर्माण धीमी गति से होता है तो आर्थिक विकास भी धीमी गति से होता है। आर्थिक विकास भी धीमी गति से होता है। भाई अगर हम धीरे 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 कुछ चीज में काम करते हैं तो हमारा ग्रोथ भी धीरे 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 होता है, आप लोग जानते हो। ठीक है। अगर पूंजी का निर्माण, भाई अगर जैसे मान लो एक फैमिली में 10 जने हैं, 10 जने में से एक जना कमा रहा है, एक जना कमा रहा है और सबका खर्चा उठा रहा है, तो उस घर का विकास धीरे धीरे होगा ना। 2 जने में कमाने लग गए, थोड़ा बढ़ गया, 3 जने कमाने लग गए, थोड़ा बढ़ गया, 4 जने कमाने लग गए, थोड़ा बढ़ गया। अगर मान लो 10 के 10 जने कमाने लग गए और मान लो 10 के 10 जनों की इनकम, मैं ज्यादा नहीं ले रहा, 20,000 है, मान के चलो 10 के 10 जनों की इनकम 20,000 है, तो एक मंथ की उन 10 के 10 जनों की इनकम कितनी हो गई? 2 लाख रुपए। हुई नहीं हुई? 2 लाख रुपए हुई नहीं हुई? तो 2 लाख रुपए उसका बूस्ट कर गया नहीं कर गया? कहां वो एक जना 20,000 रुपए कमा रहा था और 10 का खर्चा उठा रहा था, अब कहां वो 10 के 10 जने 2 लाख रुपए कमा रहे, 1 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, आपस में आराम से ऐश की जिंदगी जी रहे हैं और 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो पूंजी निर्माण में स्टॉक भी हो रहा है, पूंजी भी निर्माण हो रही है ना दोस्तों। ये बात लोग आप लोग ध्यान रखना। आपको ऐसे चीजें समझनी पड़ेगी तब जाकर आपकी इकोनॉमिक्स में पकड़ अच्छी बनेगी। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से, आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण का क्या महत्व है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है डायरेक्ट, क्या कह रहा हूं, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं आर्थिक विकास में पूंजी निर्माण का क्या क्या महत्व होता है। इन चीजों को आप लोग समझिए, पॉइंट समझ गए, आंसर आराम से लिख दो। क्या बोला है? पूंजी निर्माण एवं उत्पादकता की वृद्धि। बिल्कुल, देखिए एग्जाम्पल समझिए, कोई उत्पादक है, उसके पास में भाई 10,000 रुपए, उसने 10,000 रुपए अपने इन्वेस्ट कर दिया, अपने बिजनेस में लगा दिए। क्या कर रहा है वो? मान लो आइसक्रीम बना रहा, आइसक्रीम बना के उसने 10,000 रुपए लगाए, आइसक्रीम की रेडी खोल ली, बिजनेस कर रहा, खुद का धंधा है। हाँ, उत्पादक है, बना रहा है, बिजनेस कर रहा है, और उसमें उसने क्या किया, 10,000 रुपए उसने पूरे लगा दिए, और वो आइसक्रीम को, एक आइसक्रीम को मान लो उसने 100 आइसक्रीम बनाई। ठीक है, 100 आइसक्रीम बनाई और एक आइसक्रीम को वो अगर 10 रुपए की बेच रहा है तो 1,000 रुपए हो गए। ठीक है, अगर वो आइसक्रीम 200 आइसक्रीम बेचे और एक आइसक्रीम 20 रुपए की है तो कितने हो गए? 4,000 रुपए हो गए। ठीक है, जैसे जैसे वो अपने क्या करेगा, उत्पादन में वृद्धि करेगा तो वैसे वैसे उसकी इनकम में भी वृद्धि होती चली जाएगी, चाहे कॉस्ट उसकी कुछ भी आई हो। जैसे उसने 10,000 रुपए इनकम लगाए, 10,000 रुपए लगाए, ठीक है, और अब वो क्या कर रहा है, 1,000 आइसक्रीम बेच रहा है। क्या कर रहा है? 1,000 आइसक्रीम बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है? 1,000 आइसक्रीम वो बेच रहा है। अगर 1,000 आइसक्रीम वो बेच रहा है और एक आइसक्रीम वो कितने की दे रहा है? 15 रुपए की। 15,000 रुपए आ गए, 15,000 रुपए उसके आगे, 5,000 रुपए उसकी वृद्धि होगी, 5,000 रुपए उसने स्टॉक कर लिए, अपने उसका प्रॉफिट कमा लिया। अब प्रॉफिट कमाने के बाद वो क्या कर रहा है, उन 5,000 रुपए में से दोबारा से 10,000 तो पहले लगाए थे वो तो वापिस आ ही गए उसके, ठीक है, 10 के उसके वापिस आ गए। अब उसमें वो प्लस कर रहा कितने, 2,000 रुपए और लगा दे रहा है वो, 12,000 रुपए लगा के अपनी क्या कर रहा है, आइसक्रीम का स्टॉक और बढ़ा रहा है। तो जैसे जैसे वो उत्पादन में वृद्धि करता चले जाएगा वैसे वैसे उसकी इनकम में भी वृद्धि होती चली जाएगी और वैसे वैसे हमारी अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होती चले जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको चीजों को, एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा, तब जाकर आप इकोनॉमिक्स में क्या कह रहा हूं, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर आ सकते हो। ठीक है,
ग्रेजुएशन में हर एक इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में 90+ नंबर आए हैं, 12th क्लास में 93 नंबर आए हैं, इसलिए उस कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। पूंजी निर्माण एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। बिल्कुल भाई, आपके पास में अगर मान लो कोई भी एक पर्सन है, जो ज्यादातर जो पर्सन है, जैसे मान लो जिसकी इनकम 1 लाख रुपए, भाई उसको पता है कि भाई मेरे यहाँ तो खर्चा महीने का 50,000 रुपए है, तो यार 50,000 रुपए का करूँ तो करूँ क्या, मैं 50,000 रुपए का करूँ तो क्या करूँ। तो वो क्या करेगा, साइड बाय साइड क्या करेगा, कुछ भी, अगर एक 50,000 रुपए में उसने क्या करी, एक चाउमीन की दुकान लगा ली बढ़िया, जिसमें चाउमीन, मोमोज, टिक्की, गोलगप्पे सब मिल रहे हैं। अब उसको तो बनाना आता नहीं है, जाहिर सी बात है, उसको तो बनाना आता नहीं, उसने तो क्या करा, 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए। लेकिन वो क्या करेगा कि उस चीज को बनाने के लिए लास्ट उसने 5 जनों को लगा दिया, 5 जनों को लगा दिया। तो उसने क्या किया, 5 जनों को रोजगार दिया नहीं दिया, उसने 5 जनों को रोजगार दिया नहीं दिया, 5 जनों को 10,000 रुपए दे रहा है भाई साहब, क्या कर रहा है, 10,000 रुपए दे रहा है। और उसकी महीने में इनकम उस दुकान से मैं मान के चलता हूं ज्यादा नहीं आ रही, 1 लाख रुपए आ रही है इनकम। क्या आ रही है, 1 लाख रुपए इनकम आ रही है। 1 लाख में 50,000 उनको सैलरी दे दी उसने, ठीक है। 50,000 उसने जो लगाए थे वो भी आ गए। फर्स्ट टाइम पे आप जब भी बिजनेस करते हो ज्यादा पैसा लगता है, फिर आपको पता भाई हमने दुकान खोली, इसमें इतना पैसा लगा था, ये बच गए हमारे। अब हमें क्या करना, सिर्फ माल लेके आना हर महीने का। तो उस 50,000 में से हम अगर देख पा रहे हो तो आप 20,000 का मान के, 20,000 नहीं, हम चलो 20,000 मान लेते, 20,000 का क्या आ रहा है, उसका माल आ रहा है। 20,000 का माल आ रहा है तो भैया 30,000 रुपए, 30,000 रुपए उसके सूखे बच रहे नहीं बच रहे, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा। साथ में क्या कर रहा है, लोगों को रोजगार भी दे रहा है। अगर वो चाहता है तो उस प्रॉफिट में से क्या कर रहा है, उन जो वर्कर्स हैं उनको, जिनको रोजगार दे रखा, उनको गिफ्ट दे सकता है, दिवाली पे, होली पे, दशहरा पे, कोई भी गिफ्ट दे दिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पूंजी निर्माण से रोजगारों के अवसरों में वृद्धि हो रही है, हो रही है। ऐसी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, तब जाकर आपकी इकोनॉमिक्स में पकड़ अच्छी बनती चली जाएगी, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स लो ताकि आप लोगों को भी समझ में आए और जिसको आप समझा रहे हो उसमें भी समझ में आए। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी भाई साहब, तीसरा पॉइंट क्या, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। बिल्कुल भाई, अपने ऊपर भी तो इन्वेस्टमेंट करेगा, टेक्नोलॉजी भी खरीदेगा वो भाई। जैसे जैसे उसके पास में इनकम होगी, पूंजी का स्टॉक उसके पास में बढ़ता चलेगा। अब उसे पता है यार, हमें यार आटा लगाने की मशीन चाहिए, गोलगप्पे के लिए हमें आटा लगाने की मशीन चाहिए, चाउमीन के लिए हमें आटा लगाना है, चाउमीन का आटा भाई साहब बहुत मेहनत लगती है आटा लगाने में। तो उसने क्या किया, मशीन लेकर आया। तो क्या हुआ, तकनीकी में परिवर्तन लाया नहीं लाया, तकनीकी परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, हुआ ना। ऐसे आर्थिक कल्याण में वृद्धि, बिल्कुल भाई। देखो, उत्पादन बढ़ा, बाहर से माल खरीदा जाएगा, है ना, बाहर से माल बेचेंगे, बाहर से इनकम आएगी, रोजगार भी बढ़ गया, ठीक है। तकनीकी भी बढ़ गई भाई साहब, तकनीकी के लिए भी हमें वर्कर्स तो चाहिए होंगे उस चीज को चलाने के लिए। अगर भाई आटा लगाने की मशीन भी अगर हम लगा रहे हैं तो प्लग लगाना, उसके तार लगाना, उसके लिए भी वर्कर चाहिए ना। फिर इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ेगी, पड़गी नहीं पड़गी। तो यहाँ पर क्या हुआ, आर्थिक कल्याण हो रहा है, सबको रोजगार मिल गया, बाहर से भी इनकम आ रही है, तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो रही है, बूस्ट कर रही है नहीं कर रही, कर रही है ना, बूस्ट कर गई, बूस्ट, है ना। ऐसे चीजों को आपको समझ के चलना है, ओके दोस्तों। चलिए चलिए, अगला लास्ट टॉपिक है इसका, क्या, मानवीय पूंजी का निर्माण हो रहा है। बिल्कुल, मानव की पूंजी भाई, हर कोई ग्रोथ कर रहा है, मानव भी तो ग्रोथ कर रहा है, तो मानव क्या एक पूंजी तो है, मानव भी क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, उसका भी क्या निर्माण हो रहा है। ऐसी चीजें आपको यहां पर समझकर चलनी है। तो चलिए, तो दोस्तों ये था आपका पूरा पीडीएफ यूनिट 2 की, जिसके अंदर मैंने आपको 2 तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन बताए हैं, प्लस एक आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन बताया है। यानी इस पीडीएफ में से मैंने टोटल आपको 35 मार्क्स के क्वेश्चन बता दिए हैं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 100% पूछे जाएंगे, एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर बनकर तैयार होगा। तो इसके अंदर मैंने तीनों क्वेश्चन समझाए हैं, और तो तीनों ही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स में दे रखे हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जितनी ईमानदारी से, जितनी मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही मेहनत से आपको इसको पढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है, अपने दोस्तों की हेल्प करनी है, वीडियो को शेयर करते रहना है, लाइक करते रहना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना, और बेस्ट जरूर लिख के चले जाना, और साथ में टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस।